डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। आज हम जो आपका पहला लेसन चल रहा है इतिहास में, भारत का वैभवपूर्ण अतीत, इसमें कल के लेसन में हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, स्थापत्य कला, है ना। भवन निर्माण कैसे थे ये सब पढ़े हमने। पूरा नगर कैसा बसा हुआ था, उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना था, पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार था, भारत में उत्खनन के दौरान कितने अवशेष मिले, कितने क्षेत्रों का उत्खनन किया, पाकिस्तान में कितने किया, अफगानिस्तान में इनका कितना विस्तार था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है, उनकी कला और लिपि और विज्ञान का जो क्षेत्र है, इसमें कला, साहित्य, संस्कृति, इनमें इनका क्या योगदान, कौन कौन से हमें अवशेष मिले हैं जिनके आधार पर हम इनके, यानी क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, खुदाई के दौरान मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इनका क्या करते हैं, आकलन करते हैं कि ऐसा समाज रहा होगा तो इनकी कला क्या रही होगी। तो देखो हमें इसके दौरान क्या क्या मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर की मूर्तियां मिली है ना, तो इसका मतलब ये पत्थर की पाषाणकालीन मूर्तियां बनाना जानते थे। पाषाणकालीन सभ्यता में आपने पढ़े, सबसे पहले इन्होंने पत्थर के औजार बनाते थे, तो फिर औजारों से इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियां बनाना प्रारंभ कर दी। तो पहला काम तो हमें क्या मिला है भाई, पाषाण। देखो कौन कौन सी चीजें हमें देखने को इस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है। पाषाण की मूर्तियां मिली हैं, इसके अलावा मणके, मृदभांड, मोहरे, कांसे की मूर्तियां एवं पात्र। इससे यह सिद्ध होता है कि उस दौरान की जो कला थी वो सर्वश्रेष्ठ थी, है ना। क्योंकि हमें जो विशेषकर जो मिलते हैं खुदाई के दौरान, जो अवशेष मिले हैं, उन अवशेषों में हमें पाषाणकालीन देवताओं की मूर्तियां, देवियों की मूर्तियां मिली हैं, मणके, मणिये मिले हैं, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मोहरे मिली हैं, कांसे की मूर्तियां मिली हैं और कांसे के पात्र मिले हैं। इससे यहाँ की जो संस्कृति है, उसका कला जो पक्ष है, वो कला जो पक्ष है वो मजबूत हुआ है, या यूँ कह सकते हैं यहाँ की कला के उत्कर्ष परिणाम है। यहाँ एक सेलखड़ी की योगी मूर्ति मिली है ना। ये भी कला को विशेष रूप से प्रदर्शित करते हैं। नर्तकी की दो प्रकार की मूर्तियां हैं भाई, नर्तकी की नाचती हुई, है ना। नर्तकी की दो प्रकार की मूर्तियां, एक तो कांसे की मूर्ति है ना, तांबा और लोहा मिलाकर जो मूर्ति बनाई गई उसे कांसे की मूर्ति कहा गया। इसकी जो ऊंचाई है वो 11.5 सेंटीमीटर है। इसके अलावा मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, है ना। जो नर्तकी है ना, इसी नर्तकी की दो प्रकार की मूर्तियां मिली, एक तो कांसे की मूर्ति मिली है और दूसरी मिट्टी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा मरण मूर्तियों के जो विशाल भंडार है ना, मरण मतलब छोटी छोटी मूर्तियों के बहुत सारे विशाल भंडार मिले हैं, बहुत सारी मूर्तियां, यानी इसका मतलब यह था कि मूर्तियां बनाने का कारखाना था एक तरह से। आज के टाइम में जैसे बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसी प्रकार उस दौरान भी मरण मूर्तियों का विशाल भंडार मिला और वहाँ कारखाने में मूर्तियां बनती थी। एक तरह से लोग मूर्तियां बनाने का काम करते थे, लेकिन किसी बाढ़ के कारण या भूस्खलन के कारण या अतिवृष्टि के कारण, अनावृष्टि के कारण ये पूरी की पूरी सभ्यता नष्ट हो गई थी, जिसके प्रमाण के आधार पर हम ये सिद्ध करते हैं। तो मरण मूर्तियों का विशाल भंडार मूर्ति कला का प्रतीक है और सिंधु घाटी सभ्यता की कला को उत्कृष्ट नमूने की ओर ले जाने का काम करती है। इसके अलावा हमें क्या मिला है, कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां मिली हैं, बिना कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां मिली हैं, और इसका मतलब ये पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, पशुओं को पूजा जाता था, इस प्रकार की मूर्तियां हमें मिली हैं। तो देखो इसमें हमें और क्या मिला है, कुब्बड़दार बैल की मूर्तियां मोहरों पर चित्रण से यहाँ के निवासियों की, एक तो कुब्बड़दार जो बैल था और कुब्बड़दार बैल के साथ जो मोहरों पर चित्रांकन किया गया है, इस चित्रांकन को हम कला का एक रूप और कह सकते हैं, चित्रकला, यानी ये चित्रकला भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कला के रूप की बात करें तो चित्रांकन करते थे, सुंदर सुंदर, और चित्रांकन जो था मृद भांड पर भी होने लग गया था। गेरुए रंग के, आपने पढ़े ना प्रारंभ में, लेसन के प्रारंभ में, गेरुए रंग के मृद भांड जो थे, काले रंग के जो मृद भांड थे, चित्रिती या सैलेटी रंग के जो मृद भांड थे, उन पर ये चित्रांकन करना जानते थे।
तो इसके अलावा मोहरे जो हैं, मोहरों पर भी चित्रांकन के अवशेष मिले हैं, चित्र बने हुए मिले हैं। और चित्रांकन से ये सिद्ध होता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो चित्र बनाना भी जानते थे। इस सभ्यता से जो मोहरे प्राप्त हुई हैं उनके अग्रभाग पर पशु का अंकन है, संक्षिप्त लेख उत्कीर्ण है और पीछे घुंडी बनी हुई है ना। अग्रभाग पर पशु, इसका मतलब ये पशुओं को देवता के रूप में पूजा जाने लगा था और पशुओं का अपना सहयोगी बना लिया था, उनको कामकाज में सहयोग करते थे। जैसे पशुओं के रूप में विशेष जो मिली मूर्तियां पर जो अंकन मिला है वो बैल का, यानी बैल को ये सबसे ज़्यादा पूजते थे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी ज़्यादा पूजा करते थे? बैल की ज़्यादा पूजा करते थे। और अग्रभाग पर इनके बैल और वृषभ जो है इनका चित्र मिलता था। और जो पीछे था, जैसे सामने का भाग है इस पर तो ये चित्रांकन हो गया ना मूर्तियों पर, और पीछे का जो भाग था उस पर एक घुंडी लगी हुई थी। घुंडी से तात्पर्य यह था कि उस दौरान इन प्रकार की मूर्तियों को दीवारों पर, है ना, टांगा जा सकता था। यदि दीवारें नहीं हैं उस दौरान, जो मकान जो बने हुए मकानों पर इन मूर्तियों को टांगने के लिए पीछे का जो भाग था उससे पीछे के भाग पर एक घुंडी लगी हुई होती है। जैसे वर्तमान में मूर्तियां जो बड़ी ये जो फोटो हैं ना, फोटो फ्रेम में होती हैं, इनके पीछे घुंडी होती है जिसको हम दीवार पर टांगते हैं। उस प्रकार की घुंडी ये लोग उस दौरान बनाना जानते थे ताकि उनकी दीवारों पर उनको लगाया जा सके। इसे टांगने में काम आती होगी। सिंधु लिपि की विश्वसनीय अध्ययन हम नहीं कर पाए हैं। मोहरों पर अभी तक 2500 लेख उपलब्ध हो चुके हैं। जो मोहरें मिली है ना, में मोहरों का विशाल जो भंडार मिला है उस पर लेख की बात करें तो 500 लेख हम पढ़ चुके हैं, लेकिन इनको पढ़ा किसने गया, ये कैसे हुआ होंगे, इनका भी हम ज्ञान में लगे हुए हैं, शोध में लगे हुए हैं कि इनको इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अक्षर को कैसा लिखते थे। जो सबसे बड़ा अक्षर होता था, है ना, हमारे यहाँ तो कितना ही बड़ा लिखते जाओ, सबसे बड़ा जो अक्षर होता था वो 17 अक्षरों का होता था, यानी 17 शब्दों का बड़े से बड़ा अक्षर जो मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में। हमें सिंधु घाटी सभ्यता में 2500, है ना, अक्षरों को हमने खोज लिया, 2500 शब्दों को खोज लिया और सबसे जो बड़ा अक्षर था, जो शब्द थे, उसमें 17 शब्द लिखे हुए मिले हैं, है ना। तो देखो, सबसे 17 अक्षर का सबसे लंबा और बड़े अक्षरों का अभिलेख धोलावीरा से मिला है, गुजरात। यहाँ की लिपि भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक मतलब भावना को प्रदर्शित करने वाली है, जिसको हम भाव के आधार पर ही हम उनका आकलन करते हैं। इसके अलावा ये लोग गणित को जानते थे, गणित के चिन्हों को जानते थे। जैसे आज के टाइम में हम जोड़ करना है, बाकी करना है, गुणा है, भाग है, इन सब के चिन्ह होते हैं। उस दौरान ये लोग भी जोड़, बाकी, गुणा, भाग जो थे, इनके चिन्हों का प्रयोग करते थे, शब्दों का प्रयोग जानते थे, ये अंकों का प्रयोग ये जानते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, है ना, आपने लिपि की बात करें तो इनकी जो लिपि थी वो चित्राक्षर थी, है ना। चित्राक्षर का मतलब है चित्रों के माध्यम से हम इनकी लिपि को जान सकते हैं। और इन चित्राक्षर के साथ ही साथ भाव गंभीरमा को बनाए हुए थे इनकी लिपि। भाव गंभीरमा का मतलब है भावना के आधार पर हम इनसे जुड़कर, आत्मीयता के आधार पर हम इनको जुड़कर इसकी लिपि का हम अध्ययन कर सकते हैं। विज्ञान की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह हुआ करते थे, है ना, गणित की संख्याओं के लिए प्रतीक चिन्ह। और इसके अलावा जो जोड़ था, बाकी था, गुणा था, भाग था, इनके लिए भी चिन्ह का प्रयोग करते थे। जैसे मान लो आज के टाइम में 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो गिनती है, इसकी जगह ये प्रतीक चिन्ह का काम में लेते थे। जोड़, बाकी, गुणा, भाग है, इनको हम प्रतीक चिन्ह लेते हैं ना चिन्ह के रूप में। उसी प्रकार ये भी इनको क्या करते थे, जैसे गुणा और योग जैसी जो क्रियाएं हैं, इन क्रियाओं को भी ये जानते थे। गणितीय प्रक्रियाओं से यहाँ के निवासी परिचित थे। गणित को ये अच्छी तरह समझने का प्रयास करते थे। उत्खनन से ऐसे पदार्थों के अवशेष मिले जो संभवतः औषधि के रूप में काम में लिए जाते थे, है ना। ऐसे खनन में मतलब कुछ चीज़ें हमें ऐसी मिलती हैं जिसके तहत हम ये कह सकते हैं कि ये औषधि मतलब चिकित्सा क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ कर दिया था। जैसे मान लो कालीबंगा जो है, हमारे यहाँ जो कालीबंगा जो सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता में हमें एक खोपड़ी मिली है ना। कालीबंगा सभ्यता में हमें क्या मिली है, एक खोपड़ी मिली है, जिस खोपड़ी में 6 छेद हैं और जिसमें से 1-2 छेद हैं वो बंद हो चुके हैं। इसका मतलब उस खोपड़ी से हम ये आकलन लगाते हैं कि इनके छेद क्यों किए होंगे। इसमें उस दौरान शल्य क्रिया, आज के टाइम में से कहते हैं ऑपरेशन, यानी उन्होंने उस टाइम का जो लोग था, मानव जो था, वो डॉक्टर जैसी क्रियाएं, औषधि बनाना वो जान गया था, है ना। शरीर में जो व्याधियां हैं, शरीर में जो बीमारियां हैं, वो कैसे दूर हों, इसके लिए वो दवाइयां बनाना जानता था। टैबलेट्स
बनाना जानता था और दवाइयाँ बनाने के साथ ही साथ वो एक और चीज़ जानता था, ऑपरेशन करना भी जानता था, शल्य क्रिया। क्योंकि हमें जो खोपड़ी मिली है कालीबंगा की सभ्यता से, लोथल की सभ्यता से एक खोपड़ी मिली है, और जो कालीबंगा है वहाँ का जो एक बालक की खोपड़ी मिली है, छोटी बच्चे की खोपड़ी मिली है, जिसमें कितने छिद्र बताए मैंने अभी 6 छेद बताए हैं, और ये जो 6 छेद हैं उनमें से 2 छेद बंद हो चुके हैं। इसका मतलब वो लोग शल्य क्रिया, है ना, शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन करना भी जानते थे, है ना, औषधि बनाना वो जानते थे, गणित के में गणित जो है उसको संकेतों के माध्यम से वो जानते थे। तो देख लो, गणित वो जानते हैं, लिपि पढ़ना लिखना वो जानते हैं, डॉक्टर का काम वो जानते हैं, और डॉक्टर में औषधि बनाना वो जानते हैं, केमिस्ट्री का काम वो जानते हैं, और शल्य क्रिया मतलब है काट पीट कर ठीक करके उनको, है ना, मतलब जो भी बीमारी है उस बीमारी को ठीक करने के लिए शल्य क्रिया की प्रक्रिया है वो भी उस दौरान के लोग जानते थे। इसमें कुछ छेद भर गए थे। ये खोपड़ी की शल्य चिकित्सा धातु विज्ञान के तथ्यों से भी हमें परिचित है। धातु की ढलाई उपकरण निर्माण में विकसित परिचित थे, है ना। जैसे जो नतर्की मिली है, नतर्की की जो मूर्ति मिली है 2 प्रकार की थी, एक मिट्टी की थी, दूसरी कांसे की थी। तो कांसे की मूर्ति, इसका मतलब क्या हुआ कि लोहा और तांबे को मिलाकर कांसे का निर्माण करना वो जानते थे, मतलब ढलाई। इसके अलावा जो सिक्के मिले हैं, हमें मोहरें मिली हैं, उन मोहरों का निर्माण किया है। मतलब ये तो है नहीं नतर्की की मूर्ति बिल्कुल पतली, और उनको कैसे बनाया हुआ, तो ये एक विशेष सांचा रहा होगा, ऐसा माना जाता है कि जब नतर्की की मूर्ति बनानी है, किसी प्रकार के सिक्कों का निर्माण करना है, किसी प्रकार की मोहरों का निर्माण करना है, कोई मुद्रा बनानी है, तो इनके लिए एक सांचा बनाया होगा, ऐसा मानते हैं हम तो, है ना। तो उस सांचे में क्या होता था कि जो जिस भी वस्तु को, तो अब कांसा कैसा बनेगा, कांसे बनाने के लिए पहले से उसे इस बात का पता होना चाहिए कि इसमें लोहा और तांबा, और लोहे और तांबे को उच्च तापमान पर गर्म करने के लिए भट्टियां मिली हमें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनको इस बात का पता था कि लोहे और तांबे को उस तापमान में गर्म करने के बाद में दोनों को एक जगह करके कांसे की मूर्तियां बनाई, तांबे की मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं, नतर्की की मूर्तियां इन्होंने बनाई हैं। ये सब भी यानी कल कारखाने जो हैं आज के टाइम का, जो हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ढांचागत विकास जो था, है ना, जो उद्योग जो थे, उद्योगों का इन्होंने निर्माण कर लिया था। धातु विज्ञान से परिचित थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नतर्की की जो मूर्ति है, देमाबाद से रथ की आकृति के प्रमाण मिले हैं। मिट्टी के बर्तन कुम्हार जो था वो चाक पर बनाता था, आज के टाइम का जैसा गोल जो चाक है उस चाक पर बनाता था, और बिल्कुल आज के टाइम की तरह गोल गोल मटके बनाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, खाने पीने के काम में और बनाने के काम में जो काम में ले जाते थे, ऐसे मिले हैं। चाक का हमें जो है चाक के प्रमाण मिले हैं, और चाक पे पकाने के बाद में उनको वो पक्का करने के लिए एक 2 मीटर का गहरा गड्ढा जो होता था उसमें उस चाक को उसको ढक दिया जाता था, और उनको पकाने की वो पद्धति जानते थे। यानी कच्चे बर्तनों का प्रयोग वो नहीं करते थे, पक्के बर्तन बनाना वो जान गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो विज्ञान है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनकी जो कला है, इसके मामले में भी वो क्या थे, अग्रणी थे, है ना। 2.1 मीटर की भट्टियों के अवशेष मिले। पकाने के बाद उन पर गेरुए रंग करके तुलिका के काले रंग की डिजाइन बनाई जाती थी, जैसे वर्तमान में गेहूं जैसे रंग की पद्धति अपनाते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कला की दृष्टि से उत्कीर्ण थे, है ना। टेक्नोलॉजी चीज़ वो जानते थे। लिपि, उनकी लिपि की बात करें हम तो उनकी जो लिखने के, वो लिखना पढ़ना जानते थे, क्योंकि लिपि लिखना पढ़ना जानते थे। इसके अलावा विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में वो औषधि बनाना वो जानते थे, शल्य क्रिया वो जानते थे, और विज्ञान में ही यदि बात करें हम तो नए नए आविष्कार करना वो जानते थे। तांबे को और लोहे को मिलाकर कांसे की मूर्तियां बनाना वो जानते थे। देमाबाद में जो रथ मिला है, इसका मतलब ये है कि बड़े बड़े प्रकार के उद्योग स्थापित उन्होंने कर लिए थे। इस प्रकार भारत की जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो समृद्धशाली सभ्यता थी, लेकिन जो सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है उसके इक्वल सभ्यता थी, किसी कारणवश ये समाप्त हो गई। ये था सिंधु घाटी सभ्यता में कला, विज्ञान और लिपि। अब हम बात करेंगे आर्थिक उपलब्धियां, है ना। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो आर्थिक क्षेत्र में कैसे थे, आर्थिक उन्नति उनकी कैसी थी। तो देखो आर्थिक उपलब्धियां उनकी कैसी हैं।